नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब को लेकर इजराइल में मंथन। पीएम नेतन्याहू ने फिर की वॉर कैबिनेट की बैठक। क्षेत्रीय युद्ध से बचते हुए ईरान को जोरदार जवाब देने पर की गई चर्चा। ईरान ने कहा इजराइल का एक्शन हुआ तो देंगे और कड़ा जवाब। इजराइल ईरान तनाव के बीच दुनिया भर ने की संयम बरतने की अपील। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत सहित कई देशों ने की तनाव घटाने की अपील। कई देशों ने ईरानी राजनयिकों को तलब कर जताया विरोध। यूएन चीफ का संयम बरतने का आह्वान। आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पॉर्न स्टार को बड़ी रकम की अदायगी से जुड़े मामले में हुई पेशी। आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने। पूरा हुआ सूडान में जारी गृह युद्ध का 1 साल। सत्ता पर नियंत्रण के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं सेना और अर्धसैनिक बल। हिंसा में अब तक 15,000 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। दसियों लाख हुए हैं बेघर। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। ईरान की तरफ से दागे गए लगभग 300 ड्रोन और मिसाइल इजराइल में कोई खास नुकसान तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन इन्होंने टकराव बहुत बढ़ा दिया है। इस बीच इजराइल की वॉर कैबिनेट जवाबी कदम के बारे में चर्चा कर चुकी है। जानकारों के अनुसार इजराइल कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। इजराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र का माहौल अनिश्चितता और तनाव से भरा हुआ है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच बयानबाजी और कूटनीतिक हलचल दोनों ही जारी हैं। ईरान की तरफ से दागे गए लगभग 300 ड्रोन और मिसाइल इजराइल में कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन इन्होंने टकराव बहुत बढ़ा दिया है। इजराइल जवाबी कदम को तय करने में लगा है, तो वहीं ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने कोई कार्रवाई की तो वो उसका जवाब देगा। हमने यह कार्रवाई इजराइल के एक्शन के जवाब के तौर पर की है। यदि इजराइल द्वारा कोई अन्य कार्रवाई की जाती है तो हमारी कार्रवाई और अधिक गंभीर होगी। इजराइल की वॉर कैबिनेट जवाबी कदम के बारे में चर्चा कर चुकी है। जानकारों के अनुसार इजराइल कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। उधर ईरान कह रहा है कि उसने इजराइल पर कार्रवाई की सूचना पड़ोसी देशों को पहले ही दे दी थी। हालांकि उसने स्पष्ट किया है कि इसको लेकर किसी देश से कोई सहमति समझौता नहीं हुआ था कि ईरान कैसे कार्रवाई करेगा। ईरान के इस दावे को कई देशों ने खारिज कर दिया है। जॉर्डन और जर्मनी सहित कई देशों ने ईरानी राजनयिकों को तलब करके विरोध भी दर्ज कराया है। हमारे पास ईरान के खतरे के खिलाफ रणनीतिक गठबंधन बनाने का अवसर है। इन ईरानी मिसाइलों पर परमाणु विस्फोटक लग जाएं तो वो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसके खिलाफ अमेरिका, इजराइल और सहयोगियों को एकजुट होना चाहिए। ईरानी हमले को नाकाम करने के बाद भी इजरायली सेना पूरी तरह चौकस है। इजरायली सेना इसलिए भी सतर्क है कि लेबनान का ईरान समर्थक सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह और यमन के ईरानी समर्थक हूथी विद्रोही भी इजराइल को निशाना बना सकते हैं। इसको लेकर इजराइल लेबनान सीमा पर टकराव बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। लेबनान की सीमा के भीतर एक धमाके में इजराइल के 4 सैनिक घायल हो गए। इसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। उधर इजरायली सेना कह चुकी है कि वो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। युद्ध के शुरू से ही ईरान एक चीज चाहता है और वो है क्षेत्र में तनाव को बढ़ाना। अब तक उसने ये काम अपने समूहों द्वारा करवाया है, लेकिन अब उसने दिखाया है कि तनाव बढ़ाने के लिए वो स्वयं भी हरकतें कर रहा है। गाजा में जारी इजराइल हमास संघर्ष और इजराइल लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ जारी टकराव ने तनाव पहले ही बहुत बढ़ा रखा है। ऐसे में ईरान की कार्रवाई ने स्थिति को और नाजुक बना दिया है। टकराव बढ़ने की आशंका के बीच अब सबकी निगाहें इजराइल के अगले कदम पर हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सरकार ही नहीं, विपक्ष से भी मंत्रण करने में लगे हुए हैं।
अब देखना ये होगा कि यहाँ के हालात क्या करवट लेते हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने को कह रहा है। भारत पहले से ही दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करता आ रहा है। रविवार रात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात भी की। इस बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जोर देकर कहा है कि इस समय ज्यादा से ज्यादा संयम की जरूरत है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने को भी कह रहा है। तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। भारत पहले से ही दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करता आ रहा है। रविवार रात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ईरानी विदेश मंत्री से वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत में MSC एरीज जहाज के चालक दल के 17 भारतीय सदस्यों को छोड़ने का मुद्दा उठाया। क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर हुई चर्चा में तनाव बढ़ाने से बचने, संयम बरतने और कूटनीति की ओर लौटने के महत्व पर जोर दिया। वहीं इजरायली समकक्ष के साथ वार्ता को लेकर विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा कि इजरायली विदेश मंत्री के साथ बातचीत में घटनाक्रम पर अपनी चिंता साझा की, व्यापक क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की और संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की। संयम और कूटनीतिक हल पर जोर देने वालों में कई और देश भी शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल के खिलाफ ईरानी कार्रवाई की आलोचना तो की, लेकिन जोर दिया कि तनाव को बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमने इसका जवाब तनाव बढ़ाकर नहीं देना, बल्कि ईरान को अलग थलग करके देना है। हमें क्षेत्र के देशों को समझाना है कि ईरान एक खतरा है, उस पर प्रतिबंध बढ़ाने होंगे, उसकी परमाणु गतिविधियों पर दबाव बढ़ाना होगा। तनाव न बढ़ाने की यही मांग ब्रिटेन की तरफ से भी आई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि इजराइल को ईरान की कार्रवाई का जवाब देने के लिए दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुननी चाहिए। ईरान की दोहरी हार हुई है। एक तो उनका हमला पूरी तरह नाकाम रहा और ये हमला करके उन्होंने दिखा दिया है कि उनका असली चेहरा क्या है और वो क्षेत्र का माहौल किस तरह बिगाड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी तनाव से बचने की गूंज सुनी गई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि इस समय ज्यादा से ज्यादा संयम की जरूरत है। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। क्षेत्र के लोग एक विनाशकारी और भरपूर संघर्ष के वास्तविक खतरे का सामना कर रहे हैं। अब तनाव को कम करने और कम करने का समय है। अब अधिकतम संयम का समय है। जापान ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा तो की, लेकिन उसने भी तनाव को कम करने का ही आह्वान किया है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव ने चिंता जताई कि ईरान का कदम क्षेत्र में तनाव को बढ़ा सकता है। जापान ने ईरान से ऐसा कोई कदम न उठाने को कहा जिससे हालात और बिगड़ जाएं। उधर चीन और रूस भी तनाव को कम करने की वकालत कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से शांत रहने और संयम बरतने तथा तनाव को और अधिक बढ़ने से रोकने का आह्वान किया है। उधर रूस ने भी कहा है कि वो क्षेत्र में उपजे तनाव से चिंतित है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि सभी संबंधित देशों को संयम बरतना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार, और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बेटा, इस साल का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे डाल देंगे। हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या?
फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए। इसके साथ ही ट्रंप अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे पूर्व या वर्तमान राष्ट्रपति बन गए जिन्हें किसी आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश होना पड़ा। ट्रंप पर वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले एक महिला को गुप्त धन देने का आरोप है। अभियोजकों का कहना है कि यह अदायगी मुंह बंद रखने के लिए की गई थी। कानून के जानकारों की माने तो ट्रंप के खिलाफ यह मुकदमा मई के अंत तक जारी रहने की संभावना है। और आइए अब बात करते हैं यूरोप की। ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप के कारण स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में भीषण गर्मी शुरू हो गई है। मौसम के मिजाज को देखते हुए स्पेन की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने आने वाले महीनों में भयंकर गर्मी की आशंका जाहिर की है। राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने अफ्रीका से आने वाली गर्म हवाओं को इसके लिए जिम्मेदार माना है। अप्रैल शुरू होने के साथ ही स्पेन के अधिकतर हिस्से इन दिनों गर्मी के चपेट में हैं। समय के पहले ही तापमान में हुई अचानक वृद्धि से स्पेन के लोग भीषण गर्मी झेलने को मजबूर हुए हैं। अप्रैल के पहले सप्ताहांत में देश भर के सामान्य तापमान में लगभग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम के मिजाज को देखते हुए स्पेन की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने आने वाले महीनों में भयंकर गर्मी की आशंका जाहिर की है। तापमान में आई वृद्धि का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो जैसे प्राकृतिक कारक है। हालांकि दुनिया भर में मानव निर्मित कारक भी वातावरण को लगातार गर्म करने के लिए जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि आज हम औसत से कहीं अधिक तापमान झेलने को मजबूर हुए हैं। अपने ठंडे और बरसाती मौसम के लिए पूरे यूरोप में मशहूर बिलबाओ शहर भी गर्मी के सितम से त्रस्त नजर आ रहा है। शहर का तापमान अचानक 31 डिग्री सेल्सियस पार हो जाने के बाद लोग घरों के बाहर घूमते नजर आए। वहीं स्पेन के गैलिसिया क्षेत्र और कैनरी द्वीप समूह के हिस्सों में भी लोग भयंकर गर्मी को महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने अफ्रीका से आने वाली गर्म हवाओं को इसके लिए जिम्मेदार माना है। एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि अप्रैल की शुरुआती दिनों में ही कैनरी द्वीप का तापमान सामान्य से 15 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मैं तो हैरान हूँ कि इस समय में उत्तरी स्पेन में इतनी गर्मी कैसे पड़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि साल के इस समय में उत्तरी स्पेन में इतनी गर्मी सामान्य है। अप्रैल में इस तरह की गर्मी से हम सब हैरान हैं। यह चिंताजनक है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रकोप से इन दिनों न केवल स्पेन बल्कि यूरोप के अधिकतर हिस्से प्रभावित नजर आ रहे हैं। स्पेन की तरह ही पुर्तगाल के भी कई हिस्से गर्मी के जद में हैं। महज कुछ ही दिनों पहले पुर्तगाल के वीगो हवाई अड्डे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वर्ष 1961 के बाद ये पहली बार है जब स्पेन अप्रैल महीने में इस तरह की गर्मी झेलने को मजबूर हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। वेट हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
ग्रेजुटी का चेक है। बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे, फिर बस। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं अफ्रीका की ओर। अफ्रीकी देश सूडान को गृह युद्ध से राहत नहीं मिल रही है। यहां सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच चल रही लड़ाई को 1 साल हो चुका है। इस टकराव का सबसे ज्यादा असर यहां आम लोगों में देखने को मिल रहा है। अब तक 15,000 से अधिक लोग इस गृह युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। 65 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो सूडान के अंदर ही विस्थापित होने को मजबूर हुए। वहीं 20 लाख लोगों को तो सूडान छोड़कर ही भागना पड़ा। 1 साल बीतने और हजारों लोगों को ले जाने के बाद भी सूडान का गृह युद्ध ठंडा नहीं पड़ा है। 15 अप्रैल 2023 को सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच शुरू हुई लड़ाई लगातार जारी है। सूडान की सैन्य सरकार के ये दोनों धड़े 2 अलग अलग सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। दोनों ही धड़े देश की सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। सशस्त्र बलों के इस टकराव से सर्वाधिक पीड़ित आम लोग हैं। अब तक 15,000 से अधिक लोग इस गृह युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। लगभग 33,000 ऐसे हैं जो घायल हैं और उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिन्हें युद्ध प्रभावित इस देश में सही इलाज भी नहीं मिल पाया। 1 वर्ष की लगातार लड़ाई ने अनगिनत पीड़ाएं पैदा की हैं और लाखों नागरिकों की आजीविका तबाह हो गई है। आज सूडान दुनिया की सबसे खराब मानवीय त्रासदियों में से एक से जूझ रहा है। सूडान की आधी आबादी यानी 2.5 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। सूडानी सशस्त्र सेना के अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हिमेदती के जत्थे जिन क्षेत्रों में लड़ रहे हैं उनमें राजधानी खर्तूम और दारफुर क्षेत्र शामिल हैं। इस लड़ाई का सबसे बुरा नतीजा भयंकर पलायन की शक्ल में सामने आ रहा है। 65 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो सूडान के अंदर ही विस्थापित होने को मजबूर हुए। वहीं 20 लाख लोगों को तो सूडान छोड़कर ही भागना पड़ा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, मिस्र, इथियोपिया और दक्षिणी सूडान जैसे देशों में पनाह लेने वाले ये लोग अनिश्चितता में जीवन बिताने को मजबूर हैं। 1 साल हो गया है और लोग अब भी बहुत कठिन हालात में रह रहे हैं। सभी के आर्थिक हालात खराब हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना 1 दिन का किराया देने की हालत में भी नहीं है। मिस्र जैसे देशों के खर्चे बर्दाश्त न कर पाने के बाद सूडानी विस्थापितों के सामने मुश्किल ये है कि वो इससे आगे कहां जाएं। अपने देश वापसी के लिए शांति स्थापना जरूरी है, जो फिलहाल तो है नहीं। वैसे सूडान और बाहर के देशों में विस्थापित हुए लोग इस बात से आहत दिखाई देते हैं कि दुनिया उनके देश के संकट पर उचित ध्यान नहीं दे रही है। दुनिया के सब देश बाकी विश्व के मामलों में लगे हुए हैं और हम तो तीसरी दुनिया के देश हैं। किसी को हमसे मतलब नहीं है। सच्चाई यह है कि हम इसी वजह से पीड़ित हैं। उम्मीद है लोग हमारे लिए भी खड़े होंगे। सूडान के लोग भले ही निराश हों, लेकिन वहां के संकट को लेकर विश्व मंच पर कुछ चिंता जरूर है। गृह युद्ध का 1 साल पूरा होने पर पेरिस में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सूडान की सहायता का वादा किया गया। जर्मनी ने 244 मिलियन यूरो की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया। वहाँ के लोगों के पास व्यवहारिक रूप से हर चीज की कमी है। उन्हें भोजन, पोषण, स्वच्छ पेयजल, शिशु आहार, दवाएं, कपड़े, स्कूल, आपातकालीन आवास और वास्तव में सबसे बढ़कर मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता है। सूडान का गृह युद्ध कई मोड़ से होकर गुजरा है। इस दौरान वो बागी समूह भी इन सशस्त्र धड़ों में मिलते चले गए जो अब तक सरकारों से लड़ते आए थे। पिछले साल के अंतिम महीनों में पैरामिलिट्री वाला धड़ा आगे बढ़ता दिखाई दिया और उसने खर्तूम और उसके आसपास के इलाकों पर नियंत्रण हासिल किया। बाद में सेना वाले धड़े ने कई इलाके वापस हासिल करने शुरू कर दिए। बातचीत के कई प्रयासों के बाद भी शांति स्थापना की कोई पहल अब तक कामयाब नहीं हो पाई है।
एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। पेरिस ओलंपिक के दौरान इस बार एथलेटिक्स ट्रैक लाल नहीं बल्कि बैंगनी रंग में नजर आएगा। एथलेटिक्स ट्रैक में हुए इस परिवर्तन को खेल विशेषज्ञ सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह के बदलाव से खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों में भी एक नई ऊर्जा संचारित होगी। खेल की दुनिया में एथलेटिक्स ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी रिकॉर्ड के बनने से लेकर टूटने तक एथलेटिक्स ट्रैक हर सुखद और दुखद पल के साक्षी होते हैं। ट्रैक शब्द सुनते ही हमारे ज़हन में जो पहली तस्वीर उभर कर सामने आती है वो होती है लाल रंग या फिर नीले रंग की रबर से बनी हुई पट्टियां। हालांकि पेरिस ओलंपिक इस बार एथलेटिक्स ट्रैक को लेकर हमारी सोच में जरा बदलाव करने की तैयारी में है। दरअसल इस बार आपको पेरिस ओलंपिक के दौरान ये ट्रैक लाल नहीं बल्कि बैंगनी रंग में नजर आएंगे। वास्तव में हमें बैंगनी रंग काफी पसंद आया। यह पहली बार है जब हम इस रंग का प्रयोग ट्रैक के लिए कर रहे हैं। दरअसल इस बार के प्रतियोगिता के लिए हमें बैंगनी रंग काफी अनुकूल लगा। वैसे तो लाल और नीले रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इस रंग की बात ही अलग है। आप मेरे पीछे जो रंग देख रहे हैं यह अमूमन कभी ओलंपिक के दौरान ट्रैक निर्माण के लिए इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं। एथलेटिक्स ट्रैक में हुए इस परिवर्तन को खेल विशेषज्ञ सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह के बदलाव खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों में भी एक नई ऊर्जा संचारित करेगी। हालांकि इस तरह के बदलाव का खेल गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं होगा। ये वही ट्रैक हैं, वही बेस हैं जिन्हें टोक्यो ओलंपिक के दौरान भी प्रयोग में लाया गया था। हम इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं कि यह ट्रैक गुणवत्ता के लिहाज से बेहतर साबित होगा। हम इसके निर्माण में उन सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल टोक्यो ओलंपिक के समय में भी किया गया था। जहां तक खिलाड़ियों की बात है तो अब तक जिस खिलाड़ी ने भी इसे देखा है उसने इसकी प्रशंसा की है। ट्रैक में इस्तेमाल हो रहा ये बैंगनी रंग इसलिए भी खास है क्योंकि 2024 पेरिस ओलंपिक का ग्राफिक चार्ट भी बैंगनी रंग का ही होने वाला है। हालांकि रंगों के इस परिवर्तन का खिलाड़ियों के रिकॉर्ड पर कितना असर होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। यदि टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो उसमें पारंपरिक रंगों वाले ट्रैक पर ही 3 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए गए थे। बहरहाल बैंगनी रंग वाले इस निर्माणाधीन ट्रैक को 1 जून तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। पेरू के छोटे से शहर चांगला में वर्ष 1900 में जन्मे मार्सिलेनो आबाद ने अपने जीवन की नाबाद 124वीं पारी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यानी मार्सिलेनो आबाद ने अपना 124वां जन्मदिन मनाया है। संभवतः ये दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये हैं पेरू के मार्सिलेनो आबाद, जो कि अपना 124वां जन्मदिन मना रहे हैं। आबाद का जन्म पेरू के एक छोटे से शहर चांगला में 1900 में हुआ था। माशिको के नाम से जाने वाले आबाद 2019 तक पेरू सरकार के किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं थे। 2019 से माशिको को सरकारी पहचान पत्र और पेंशन की सुविधा मिलना शुरू हुई। अब पेरू के अधिकारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के तौर पर मार्सिलेनो आबाद का नाम शामिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ मार्सिलिनो आबाद टोलेंटिनो के साथ हैं, जिन्हें मासिको के नाम से जाना जाता है।
वह अपना 124वां जन्मदिन मना रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, मासिको ने विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा लिया है और ईश्वर की कृपा है कि वे आज अच्छे स्वास्थ्य में हमारे साथ हैं। मासिको को दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति के रूप में गिनीज रिकॉर्ड के नाम के लिए नामांकित किया गया है। माशिको अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाने में सफल होते हैं तो वे दुनिया के अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो जाएंगे। इससे पहले अब तक सबसे ज्यादा उम्र के जीवित व्यक्ति की उम्र 122 साल दर्ज की गई है। वहीं एक महिला सबसे ज्यादा 117 साल तक जीवित रहीं। अभी ब्रिटेन के रहने वाले 111 साल के जॉन टेनिसवुड के नाम दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष होने का रिकॉर्ड है। इसी महीने वेनेजुएला के 114 साल के व्यक्ति के निधन के बाद जॉन टेनिसवुड के नाम से रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अब मार्सिलेनो आबाद ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उन्हें हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड दिया गया। मार्सिलेनो को उनका इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड देते हैं। मार्सिलेनो आबाद अब बुजुर्गों के लिए बने एक घर में रहते हैं, जहां उनका जन्मदिन खास अंदाज में मनाया गया। केक पर 124 साल दिखाती मोमबत्ती अपने आप में एक अलग कहानी बयां करती है। अब उन्हें अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने का इंतजार है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।